हमने कल कैलेंडर में कुछ डिटेल्स पढ़ी थी। एक डिटेल्स तो ये पढ़ी थी कि लीप वर्ष और एलीप वर्ष क्या होता है, और लीप वर्ष एलीप वर्ष का पता कैसे लगाएंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, या एलीप वर्ष है या नहीं। तो उसके लिए हमने 4 का भाग देने की स्कीम निकाली थी कि भाई अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष है, अन्यथा एलीप वर्ष है। ये चीज़ तो हो गई। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि लीप वर्ष और एलीप वर्ष है उनमें कौन कौन से महीने होते हैं, वो समान होते हैं, उसके लिए ट्रिक भी देखे थे। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष माने जैसे 2000, 1900, 1800, 1700, तो वो लीप वर्ष है या नहीं, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। उसमें जो फरवरी है 29 दिनों की आती है या नहीं, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो शताब्दी वर्ष, तो पहले तो ये जानेंगे कि शताब्दी वर्ष होता क्या है। शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? शताब्दी वर्ष वो होगा जिसमें लास्ट में क्या है, 00 आए। जैसे 2000, 1900, ठीक है, 1600, ठीक है, 1400, ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो सामान्य तौर पर हम क्या करते थे, लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 का भाग देते थे, लेकिन शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है या नहीं ये चेक करने के लिए हम 4 का भाग न देकर 400 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 400 का। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, पता करने के लिए चार का भाग न देकर 400 का भाग देंगे। बाकी वही है, अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तब तो वो हो गया लीप वर्ष, अन्यथा वह हो गया अलीप वर्ष। जैसे 2000 है, 2000 में मैं 400 का भाग दूं, कितने का? 400 का। 20 से 20 कट गए और 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2000 है लीप वर्ष हो गया। ठीक है, 1400 ले, 1400 में 400 का भाग देंगे हम। 20 से 20 कट गए, 14 में 4 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 1400 क्या है? अलीप वर्ष है। ठीक है, अब एक हम क्या करेंगे, एक हम क्वेश्चन देंगे इस शताब्दी वर्ष पर और अलीप वर्ष पर आधारित। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ।
तो वह अपना पहला जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा। रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वह अपना पहला जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा। यहाँ पर हमें देखना है कि रमेश का जन्म हुआ है वो 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो वह अगला जन्मदिन जब 29 फरवरी आएगी तब मनाएगा। अब 29 फरवरी आएगी तब मनाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि 29 फरवरी यानी जब वापिस लीप वर्ष आएगा, क्योंकि 29 फरवरी तो लीप वर्ष में ही आती है। अब लीप वर्ष कम से कम 4 साल बाद आता है, ठीक है, तभी तो 4 का भाग देने की हमने ट्रिक निकाली है। तो 1896 के बाद में 4 साल जोड़ते हैं तो आया हमारे पास 1900। अब चेक करना है 1900 है वो शताब्दी वर्ष आ गया, ठीक है, तो 1900 में हम 4 का भाग नहीं देंगे, 400 का भाग देंगे। 1900 में 400 का भाग देने पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, लेकिन 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब 1900 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, यानी इसमें 29 फरवरी है वो 29 फरवरी नहीं आएगी। 1896 से 1900, 1900 के बाद में हम चलेंगे 4 साल और आगे 1904। यहां पर हमने 4 साल जोड़ दिए, लेकिन ये एली पुरुष नहीं आया। उसके बाद 4 साल और जोड़े 1904। अब 1904 सामान्य वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लीप पुरुष या एलीप पुरुष का पता लगाने के लिए 4 का भाग देंगे। 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 1904 है वो कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष हुआ, और लीप वर्ष होगा, इसका मतलब 1904 में है वो फरवरी कितने दिनों की आएगी, 29 दिनों की आएगी। जब 29 दिनों की आएगी तो 29 फरवरी को रमेश का जन्मदिन आएगा। तो टोटल कितने साल बाद हुआ, जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 को, और उसके बाद में वापस 29 फरवरी 1904 में आई। तो 1896 और 1904 में कितने का अंतर हुआ, 8 साल का अंतर हुआ। यानी वह अपना जन्मदिन कितने साल बाद मनाएगा, 8 साल बाद मनाएगा। और अगर हमें यहाँ पर वर्ष पूछे कि किस वर्ष में मनाएगा, तो किस वर्ष में मनाएगा, 29 फरवरी 1904 में। ये हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो सेम डिक्टो क्वेश्चन है, वो कई एग्जामों में आ चुका है। ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो सेम डिक्टो कई एग्जाम्स में आ चुका है, वो क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। लगातार
400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो शताब्दी है वो हर 100 साल बाद रिपीट होती है, 100, 200, 300, 400। तो हम क्या करें, लगातार 400 निकालने हैं। सबसे पहले 1 साल से लेकर 100 साल शताब्दी आ गई, क्योंकि हर 4 साल बाद तो लीप वर्ष आता है, लेकिन शताब्दी का जरूरी नहीं कि हर शताब्दी लीप वर्ष हो, इसलिए हम अलग अलग शताब्दी करेंगे। उसके बाद में अगले 100 साल 200 तक आगे हमें 400 वर्षों तक याद करना, अगले 100 साल 300 तक आगे और अगले 100 साल 400 तक आगे, ये हमें अलग अलग याद करना, ठीक है। अब इस 1 साल से लेकर 100 साल तक है वो लीप वर्षों की संख्या याद करनी है। तो इसके लिए देखो, या तो आप ये से याद कर लो कि सामान्य तौर पर अगर शताब्दी को छोड़े, ठीक है, तो 1 से 100 साल के बीच में लीप वर्ष है उनकी संख्या कितनी होगी, 24 होगी। अब ये 24 मैंने निकाला कहाँ से, पहले हम एक बार के लिए यहाँ पे लेता हूँ 1 से 100, ठीक है। 1 से 100 के मध्य हमें क्या करना है, लीप वर्षों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, आपने 8वीं 9वीं कक्षा में समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जाएंगे हम। लीप वर्ष, पहला लीप वर्ष कौन सा आएगा, पहली 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी। 4 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, पहला लीप वर्ष 4। उसके बाद में सेकेंड लीप वर्ष 8, उसके बाद में थर्ड 12। इस प्रकार से चले जाएंगे और 1 साल से 100 साल तक लीप वर्ष है वो अंतिम लीप वर्ष कौन सा आएगा, 100 शताब्दी वर्ष है। 100 में 400 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब 100 लीप वर्ष नहीं होगा। तो 100 से नीचे यानी 1 साल से 100 साल के बीच में मैंने 100 से नीचे वाला लास्ट वाला लीप वर्ष कौन सा आएगा, 100 से नीचे 99, 98, 98 में भी 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, 97, 96, कौन सा आएगा, 96। यानी शुरू हुआ 1 से 100 साल के मध्य लीप वर्ष वो शुरू हुआ 4 से और चला 96 तक, ठीक है, 4 का भाग दे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 8, 12, 16 ऐसे चलते चलते 96 तक 1 से 100 साल के मध्य कितने लीप वर्ष हुए, उन लीप वर्षों की संख्या निकालनी। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ये लीप वर्ष है वो 24 होंगे शताब्दी को छोड़कर, ठीक है। और ये 24 कैसे आया, ये समांतर श्रेणी के सूत्र है जो अंतिम पद a+n-1d वहाँ से निकल कर आया। हम यहाँ पर n ज्ञात करेंगे, a हमारा 4 हो गया, d हमारा इनका अंतर 4 हो गया। तो यहाँ पर n बराबर आती है 24, यानी हमें ये याद रखना है 1 से 100 साल के मध्य है वो लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, 24। और शताब्दी वर्ष है वो 100 है, और 100 है वो लीप वर्ष नहीं है, इसलिए कितने की कितनी रही, 24। ऐसे ही इसके बाद में 101 से 200 के मध्य लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी आई, 24, क्योंकि 200 भी क्या है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है वो ये 200 लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद में 201 से 300, इसके मध्य भी कितनी हुई, 24 लीप वर्षों की संख्या। 300 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं हुआ, यानी कितनी की कितनी रही, 24। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 301 से 400 के मध्य लीप वर्षों की संख्या 24, लीप वर्षों की संख्या 24। 301 से 400 के मध्य 400 शताब्दी वर्ष है, 400 में 400 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 400 भी कौन सा हुआ, लीप वर्ष हुआ। तो एक लीप वर्ष बढ़ गया, कौन सा लीप वर्ष बढ़ गया, 400, यानी 301 से लेकर 400 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, 25। हमें ज्ञात क्या करना है, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 24, 200 तक 24,
201 से 300 तक 24 और 301 से 400 तक 25, इनको जोड़ लेंगे। 24 प्लस 24 प्लस 25 बराबर कितने हुए? सॉरी, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 कितने हो गए? हमारे यहाँ पर हो गए 'तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है कि लाइट चली गई है तो दिखता है या नहीं आपको। चलो, दिखता है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको एक तरह से मतलब इसका आंसर याद ही कर लेना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो याद करेंगे। फॉर्मूला कुछ नहीं है, ABCD है। आपको ABCD याद करनी है। ABCD का ये फॉर्मूला है। अब देखो, ठीक है, करना क्या है, सूत्र याद करना है। वो सूत्र आगे काम में आएगा। वो कब काम में आएगा? मैं यहां पर पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूं ऊपर। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 2016 को कौन सा वार था, ये हमें ज्ञात करना है। 15 अप्रैल 2016 को कौन सा वार था? तो वहां पर यह सूत्र का काम में आएगा। कौन सा काम में आएगा? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7। ठीक है, अब इसमें A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा और D क्या होगा, वो हमें देखना है। तो यहां पर A जो चीज होगी, A बराबर होगा गत वर्ष। अभी आपके समझ में आएगा कि गत वर्ष A का मान कैसे होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वर्ष है वो 2016 है। कौन सा है? 16 है। 16 से पीछे, गत का मतलब क्या होता है? पीछे। 16 से पीछे क्या आता है? 15। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए A का मान कितना होगा? 15। A का मतलब गत वर्ष। B का मान क्या होगा? B का मान होगा गत वर्ष बटे 4 में प्राप्त भागफल। समझ में आया? गत वर्ष बटे 4 में प्राप्त भागफल। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए B का मान क्या होगा? गत वर्ष कितना है? 15। 15 में हम भाग देंगे 4 का, तो 15 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? शेषफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल कितना ही बचे, हमें सिर्फ भागफल का ध्यान रखना है। 15 में 4 का भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 3। तो B का मान कितना हुआ? 3। अब C का मान एक बार के लिए अलग अलग होता है, वो छोड़ते हैं हम। D का मान बताता हूं पहले आपको। D का मान, D का मतलब होगा दिनों की संख्या। क्या होगा? दिनों की संख्या। यानी 15 अप्रैल तक कितने दिन हो गए, ये याद करना है। अब आप ये सोचोगे 15 अप्रैल तक दिन गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। तो A का मान गत वर्ष, B का मान गत वर्ष बटे 4 में प्राप्त भागफल और D का मान
दिनों की संख्या। अब सी का मान रह गया, तो यहाँ पर आपको सी का मान बताता हूँ पहले। देखो सी का मान क्या होगा, सी के 4 मान होंगे। एक तो सी बराबर 0, एक सी बराबर 1, एक सी बराबर 3 और एक सी बराबर 5। अब सी का मान 0 कब होगा, 1 कब होगा, 3 कब होगा, 5 कब होगा, ये हमें पता लगाना है। तो सी का मान 0 तब होगा जब शताब्दी जो चल रही है वो 400 800 प्लस हो, ठीक है, 1200 प्लस हो, यहाँ तक 2000 चल रही है तो भी 2000 हो। सी का मान 1 कब होगा, 300 700 1100 ऐसे चलते चलते 1900 कुछ हो। सी का मान 3 कब होगा, 200 हो, 600 प्लस हो, 1000 प्लस हो, ऐसे चलते चलते 1800 हो। सी का मान 5 कब होगा, 100 हो, 100 प्लस, ठीक है, 500 प्लस, 900 प्लस, यानी 900 जैसे 2016 है वैसे 9016, ऐसे करते करते 1700 हो। तो ये हो गए हमारे सी के मान। सी के मान 0, 400 800 1200, सी के मान 1, 300 700 1100, सी का मान 3, 200 600 1800, सी का मान 5, 100 500 1700। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन वाले के लिए सी का मान क्या होगा, 2016 है, 2000 प्लस कुछ है, 2000 प्लस कुछ इसमें आता है, इसका मतलब यहाँ पर सी का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 हो गया। तो इस प्रकार से जैसे मान लो 1978 आया, तो 1978 के लिए सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ हमें याद करनी है, ठीक है। तो ये आप सूत्र याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7, ए का मान गत वर्ष, बी का मान गत वर्ष बटे 4 में प्राप्त भागफल, और सी का मान 0 1 3 5 और डी का मान तीनों की संख्या। ये चीज़ हमें याद करनी। अब जैसे हम इस सूत्र पर आधारित क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सोल्व। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे अभी क्वेश्चन था, जैसे मान लो क्वेश्चन आया 10 मार्च 2009, क्वेश्चन आया 10 मार्च 2009 को कौन सा वार था। तो हमें ये पता लगाना है कि 10 मार्च 2009 को कौन सा वार था, हमें ये पता लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7 वाला सूत्र का यूज करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये सूत्र यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7 वाला सूत्र यूज करने के बाद में जो शेषफल आएगा उसके आधार पर वार का मान ज्ञात करेंगे। 7 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके आधार पर वार का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 7 में 7 का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में 7 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा रविवार होगा। शेषफल 1 आता है तो हमारा सोमवार होगा। शेषफल 2 आते हैं तो मंगलवार होगा। शेषफल 3 आते हैं तो बुधवार होगा। शेषफल 4 आते हैं तो गुरुवार होगा। शेषफल 5 आते हैं तो शुक्रवार होगा।
और शेष पल 6 आएंगे तो शनिवार होगा। समझ में आ गया। 0 रविवार 1 सोमवार, ऐसे लाने वाले चलना, आपको याद हो जाएगा 0 रविवार 1 सोमवार। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस सूत्र में 7 का भाग देने पर इतने शेषफल आएंगे तो इतना वार होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, सूत्र लगाऊंगा a + b + c + d बटे 7 वाला। तो सबसे पहले a का मान, a का मान क्या होता है, गत वर्ष 2009 है, 2009 9 से पिछला वर्ष 8, इसलिए a का मान कितना हुआ 8, क्योंकि a का मान क्या होता है गत वर्ष। उसके बाद में b देखेंगे, b क्या होता है गत वर्ष बटे 4 में प्राप्त भागफल। गत वर्ष कितना है 8, 8 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, भागफल कितना हुआ 2, तो b का मान कितना हुआ 2। उसके बाद c का मान देखेंगे। ठीक है, मैं b का मान यहाँ पे लिख लेता हूँ, b बराबर 2, और मैं क्या करूँगा c का मान ज्ञात करूँगा। c बराबर 0 1 3 5, 0 1 2 3 नहीं है, 0 1 3 5 है, ये हमें याद रखना है। तो 2009 है, 2000 प्लस कुछ है, तो c का मान क्या हुआ 0। ठीक है, c का मान 0। अब d बराबर दिनों की संख्या, तो d बराबर हमें ज्ञात करना है दिनों की संख्या। 10 मार्च तक कितने दिन हो गए, तो वो हम ज्ञात करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। अब देखो दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करें। जो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो a + b + c + d बटे 7 में प्राप्त शेषफल होगा, उसके आधार पर करेंगे। ठीक है, तो शेषफल हम चाहे पहले भी निकाल सकते हैं। अब देखो 2009 मार्च, 10 मार्च तक हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने मार्च तक 10 मार्च तक, यानी मार्च में तो कितने दिन हो गए 10 दिन हो गए। ठीक है, जनवरी कितने दिनों की होती है, जनवरी 31 दिनों की होती है। फरवरी या तो 28 या 29। तो हम 2009 को देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या अलीप वर्ष। तो 2009 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब ये हुआ अलीप वर्ष। और अलीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है 28 दिनों की। अब शेषफल हम यहाँ पर लास्ट में प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर भी हम शेषफल वो निकाल सकते हैं 7 का भाग देकर। 31 में 7 का भाग देने पर कितने शेषफल बने, 7 चौक 28 बचे 3 शेषफल। समझ आया, 28 में 7 का भाग देने पर बचे 0 शेषफल, और 10 में 7 का भाग देने पर कितने बचे 3 शेषफल। अब आप d का मान यहाँ पर 31 + 28 + 10 भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हमें करना क्या शॉर्ट निकालना है। और d का मान शेषफल 7 का भाग देकर शेषफल निकाल कर वो जोड़ना है। तो 3 + 0 + 3 बराबर हो गए 6, यानी d का मान कितना हुआ 6। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर d का मान दिनों की संख्या क्या करूँगा, कितनी लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, ये आ गया d का मान। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाऊंगा a + b + d बटे 7। क्या सूत्र लगाऊंगा a + b + d बटे 7। इसमें मैंने मान रखे a का मान 8 + b का मान 2 + c का मान 0 + d का मान 6 बटे 7। ठीक है, 8 + 2 10 6 16, 16 बटे 7, 16 बटे 7। 16 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितने आए 7 दूनी 14, शेषफल आए 2। कितने आए 2। अब जब शेषफल 2 आए तो कौन सा वार होगा, शेषफल 2 आए तो कौन सा वार होगा मंगलवार। इसका मतलब 10 मार्च को कौन सा वार हुआ, 10 मार्च 2009 को 2 शेषफल आए तो कौन सा वार हुआ मंगलवार, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या हुआ मंगलवार। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने। अब इस प्रश्न पर आधारित, इस सूत्र पर आधारित अभी तक हमें एक क्वेश्चन सोल्व किया है, बाकी क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे जो कल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको मतलब एक पहले से एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, और वो आप इस सूत्र के आधार पर
निकाल लेंगे और अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का मैं उत्तर बताऊंगा, तो आप चेक करना है कि वो आपका उत्तर सही है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या दूंगा, क्वेश्चन में ये दूंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वार को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वार को हुआ, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट, भाई डेट पता होगी तभी तो वार निकालेंगे। वो डेट आपको पता होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सबको पता होगी, ठीक है। तो उस डेट का आपको वार निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।